हेलो डियर एस्पिरेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब फैमिली एबी जुडिशरी जोन में। इस सेशन में आप लोग देखेंगे द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। इसको आप लोग शॉर्टकट में SC/ST एक्ट भी बोलते हैं। यह इस टॉपिक का दूसरा पार्ट है। इसके पहले पार्ट को आप लोग इस चैनल से जुड़कर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। इसके पहले पार्ट में सेक्शन 1 से लेकर के 9 तक कवर हो गया था। इस सेशन में सेक्शन 10 से देखना है, देख लेते हैं इसको। अध्याय 3 से देखना था। अध्याय 3 में है निष्कासन। इसका सेक्शन है 10 से लेकर के 13 तक। देख लेते हैं किस सेक्शन में क्या कहा गया है। धारा 10 में दिया है ऐसे व्यक्ति को हटाया जाना जिसके द्वारा अपराध किए जाने की संभावना है। धारा 11 किसी व्यक्ति द्वारा संबंधित क्षेत्र से हटने में असफल रहने और वहां से हटने के बाद उसमें प्रवेश करने की दशा में क्या प्रक्रिया होगी, यह दिया गया है। धारा 12 ऐसे व्यक्तियों के जिनके विरुद्ध धारा 10 के अधीन आदेश किया गया है माप और फोटो इत्यादि लेना। धारा 13 में है धारा 10 के अधीन आदेश के अनुपालन के लिए शास्ति, यानी कि जो अनुपालन नहीं करता है धारा 10 का उसके लिए क्या दंड होगा, यह दिया है धारा 13 में। अब एक एक धारा को डिटेल में देख लेते हैं। धारा 10 ऐसे व्यक्तियों को हटाया जाना जिसके विरुद्ध अपराध किए जाने की संभावना है। पढ़ लेते हैं इसको। जहां विशेष न्यायालय का परिवाद या पुलिस रिपोर्ट पर यह समाधान हो जाता है कि संभव है कि कोई व्यक्ति धारा 21(2) उपधारा 7 के अधीन क्षेत्र में अध्याय 2 के अधीन कोई अपराध करता है, तो वह लिखित आदेश द्वारा यह निर्देश देगा कि ऐसे क्षेत्र से निश्चित मार्ग से होकर निश्चित समय के अंतर्गत हट जाए और 3 साल तक वापस न लौटे। जो ये 3 साल की अवधि है ये 2015 के संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। यानी कि धारा 10 क्या कहती है, धारा 10 का उपधारा 1 क्या कहता है कि जहाँ कहीं भी विशेष न्यायालय को परिवाद प्राप्त होता है या फिर पुलिस रिपोर्ट प्राप्त होता है कि कोई क्षेत्र ऐसा है जैसा कि धारा 21(2)(7) के अधीन दे रखा है, संकटग्रस्त क्षेत्र है, वहाँ पे वह लिखित आदेश देगा कि वह व्यक्ति जो ऐसा कर रहा है वहाँ से हट जाए और उस स्थान पर 3 साल तक वापस न लौटे। आगे देख लेते हैं उपधारा 2। विशेष न्यायालय उपधारा 1 के अधीन आदेश के साथ ही उसके हटने के आधार को बताएगा, यानी कि जो विशेष न्यायालय हटा रहा है जिस व्यक्ति को, उसको किस रीजन से हटा रहा है वह आधार बताएगा उसको। उपधारा 3 उस व्यक्ति द्वारा जिसको हटने के लिए आदेश दिया गया है या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा 30 दिन के अंदर कोई अभ्यावेदन करने पर विशेष न्यायालय ऐसे आदेश को प्रतिसंहत या उपांतरित कर सकेगा। यानी कि जिस व्यक्ति को हटने का आदेश दिया गया है उसको यदि वह कोई आवेदन देता है 30 दिन के अंदर, तो क्या करेगा विशेष न्यायालय उसको उस आदेश को यानी अपने आदेश को प्रतिसंगत कर देगा या फिर उपांतरित कर देगा। आगे देख लेते हैं धारा 11। किसी व्यक्ति द्वारा संबंधित क्षेत्र से हटने में असफल रहने और वहां से हटने के पश्चात उसमें प्रवेश करने की दशा में प्रक्रिया। धारा 10 में हटने का आदेश दिया गया था। धारा 11 में क्या है कि जिस व्यक्ति को हटने का आदेश दिया गया है वह नहीं हटता है या फिर हटने में असफल रहता है, तो उसमें या फिर उसमें फिर से प्रवेश कर लेता है, तो क्या उस दशा में प्रक्रिया होगी, यह दे रखा है। पढ़ लेते हैं। उपधारा 1 यदि कोई व्यक्ति जिसकी धारा 10 के अंतर्गत किसी क्षेत्र से हट जाने का निर्देश दिया गया है, निर्देश किए गए रूप में हटने में असफल रहता है या हटने के बाद न्यायालय के बिना अनुमति के उस क्षेत्र में निश्चित समय के अंदर पुनः प्रवेश करता है, तो विशेष न्यायालय उसे गिरफ्तार कर सकेगा और उस क्षेत्र के बाहर किसी स्थान पर अभिरक्षा में रखवा सकेगा। यानी कि जो धारा 10 में हटने का आदेश दिया गया था, यदि उसमें हटने में वहां से असफल रहता है या फिर पुनः प्रवेश कर जाता है उस क्षेत्र में, तो क्या होगा, विशेष न्यायालय जो होगा उस व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर सकता है और किसी उसकी जो अधिकारिता के अंतर्गत क्षेत्र है उस स्थान में उसको कस्टडी में यानी कि अभिरक्षा में रखवा सकता है। उपधारा 2 विशेष न्यायालय लिखित आदेश द्वारा यह अनुज्ञा दे सकेगा कि वह व्यक्ति अस्थायी अवधि के लिए और कुछ शर्तों के अधीन उस क्षेत्र में लौट सकेगा और यह अपेक्षा भी कर सकेगा कि अधिरोपित शर्तों के सम्यक अनुपालन के लिए प्रतिभू सहित या उसके बिना बंधपत्र निष्पादित करे।
यहाँ पे विशेष न्यायालय को पावर है कि वह व्यक्ति जिसको हटने का आदेश दिया गया है, उसको अस्थायी अवधि के लिए यानी कुछ समय के लिए और कुछ शर्तों के साथ उस क्षेत्र में लौटने का आदेश दे सकता है और उसकी जो शर्त होगी, उनके लिए उनसे उस व्यक्ति से प्रतिभू ले सकता है और प्रतिभू सहित या फिर उसके प्रतिभू के बिना बॉन्ड ले सकता है, यानी कि बंध पत्र निष्पादित करवा सकता है। विशेष न्यायालय किसी भी समय अनुमति के आदेश को वापस कर सकेगा, यानी कि जो अनुमति दिया है विशेष न्यायालय उस व्यक्ति को अस्थायी अवधि के लिए उस क्षेत्र में जाने के लिए उस अनुमति को वापस भी ले सकता है। ऐसा व्यक्ति जो कोर्ट की अनुमति से उस क्षेत्र में अस्थायी अवधि के लिए उस क्षेत्र में वापस आता है, वह अभिरूपित शर्तों का पालन करेगा और उस निश्चित अवधि के अंदर उस क्षेत्र से हट जाएगा और नई अनुज्ञा के बिना वहां नहीं लौटेगा। यानी कि जिस व्यक्ति को उस क्षेत्र में जाने के लिए विशेष न्यायालय द्वारा अनुमति दिया गया था, यदि वह वहां जाता है तो उस शर्तों का जो आदेश में दिया गया था उसका पालन करेगा और जो निश्चित अवधि के लिए उसको वहां जाने दिया गया था, उस अवधि के समाप्त होने पर पुनः वापस लौट जाएगा। यदि कोई व्यक्ति उस क्षेत्र से नहीं हटता है या शर्तों का पालन नहीं करता है या हटने के बाद पुनः वापस चला जाता है, तो विशेष न्यायालय उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा और उस क्षेत्र के स्थान से बाहर अभिरक्षा में रखवा सकता है। यानी कि जो शर्तों का पालन नहीं करता है और उस क्षेत्र में बने रहता है, तो क्या होगा, वहाँ पे विशेष न्यायालय को पावर है कि वह उसको गिरफ्तार करवा सकती है और उसको कस्टडी में रखवा सकती है। आगे देख लेते हैं धारा 12। धारा 12 में है, ऐसे व्यक्तियों के जिनके विरुद्ध धारा 10 के अधीन आदेश किया गया है माप और फोटो आदि लेना। यानी कि जिन व्यक्तियों को धारा 10 में संबंधित क्षेत्र संकटपूर्ण क्षेत्र से हटाया गया था उनके बारे में है, पढ़ लेते हैं। उपधारा 1, प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जिसे धारा 10 के अधीन हटने का आदेश दिया गया है किसी पुलिस अधिकारी को अपने माप और फोटो लेने देगा। यदि वह माप या फोटो लिए जाने का प्रतिरोध करता है तो सभी आवश्यक उपाय किए जा सकेंगे। यदि कोई व्यक्ति माप या फोटो देने से इनकार करता है तो वह आईपीसी की धारा यानी कि भारतीय दंड संहिता की धारा 186 के अधीन अपराध समझा जाएगा। जहां धारा 10 के अधीन आदेश प्रतिसंहित कर दिया जाता है, वहां ऐसे लिए गए फोटो या माप को नष्ट कर दिया जाएगा या उस व्यक्ति को वापस कर दिया जाएगा। यानी कि धारा 12 क्या कह रही है, तो धारा 12 में दे रखा है कि जिस व्यक्ति को धारा 10 के अधीन हटने का आदेश दिया गया है वह अपनी फोटो और माप पुलिस अधिकारी को लेने देगा और यदि वह उसका प्रतिरोध करता है यानी कि माप और फोटो नहीं लेने देता है तो जो पुलिस है वो सभी आवश्यक उपाय कर सकेगी और यदि वह नहीं देता है माप और फोटो तो उसको भारतीय दंड संहिता की 186 के अंतर्गत अपराध समझा जाएगा और ऐसे आदेश यदि धारा 10 के अंतर्गत वापस ले लिया जाता है तो जो फोटो और माप है उस व्यक्ति को वापस कर दिया जाएगा। आगे पढ़ लेते हैं धारा 13। धारा 13 में है, धारा 10 के अधीन आदेश के अननुपालन के लिए शास्ति, यानी कि जो धारा 10 का अनुपालन नहीं करेगा उसके लिए क्या दंड होगा, पढ़ लेते हैं। जो व्यक्ति धारा 10 में किए गए आदेश का उल्लंघन करेगा उसे 1 साल तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। यानी कि जो व्यक्ति है धारा 10 में इसको हटने का आदेश दिया गया है उस क्षेत्र से और वो नहीं हटता है तो वह 1 साल का कारावास और जुर्माने से दंडनीय होगा। आगे पढ़ लेते हैं। अब आ जाते हैं अध्याय 4 पर। अध्याय 4 में दे रखा है विशेष न्यायालय एवं अनन्य रूप से विशेष न्यायालय। इसमें सेक्शन है 14, 14A और 15। पढ़ लेते हैं। धारा 14, विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय, पढ़ लेते हैं इसको। सब क्लास 1, त्वरित विचारण के लिए राज्य सरकार हाई कोर्ट के सीजेएम यानी कि मुख्य न्यायाधीश की सहमति से राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक या अधिक जिलों में ऐसे अनन्य विशेष न्यायालय स्थापित करेगी। यानी कि यहाँ पे अथॉरिटी किसको है, तो राज्य सरकार को है। राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से राजपत्र में अधिसूचना द्वारा क्या करेगा, तो एक या फिर अधिक जितनी भी आवश्यकता हो उतनी अनन्य विशेष न्यायालय की स्थापना करेगा। परंतु उन जिलों में जहां इस अधिनियम के अधीन मुकदमों की संख्या कम है वहां स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार हाई कोर्ट के सीजेएम यानी कि मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से सत्र न्यायालय विनिर्दिष्ट करेगी
जो विशेष न्यायालय कहा जाएगा। यानी कि जहाँ पे मुकदमों की संख्या कम है SC/ST के तहत, वहाँ पे क्या करेगी राज्य सरकार हाई कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से सत्र न्यायालय को विनिर्दिष्ट कर देगी। परंतु यह और कि विनिर्दिष्ट किए गए न्यायालय के पास इस अधिनियम के अधीन अपराधों का सीधा प्रसंज्ञान लेने की शक्ति होगी। यानी कि जो न्यायालय यहाँ पे इस एक्ट में है, SC/ST एक्ट में, वह सीधे ही प्रसंज्ञान ले सकती हैं किसी भी मामले में SC/ST एक्ट के संबंध में। आगे पढ़ लेते हैं। उपधारा 2, यह कर्तव्य राज्य सरकार का होगा कि मामले को 2 महीने में निपटाने के लिए पर्याप्त संख्या में विशेष न्यायालय स्थापित करे। यानी कि जितने भी मामले हैं उनको 2 महीने में निपटाया जा सके, इतने विशेष न्यायालय की स्थापना करेगी राज्य सरकार। उपधारा 3, विशेष न्यायालय या अनन्य विशिष्ट न्यायालय में विचारण दिन प्रतिदिन होगा और जब तक उपस्थित सभी गवाहों के बयान पूर्ण नहीं हो जाएं या जब तक कोर्ट लेखबद्ध कारणों से उसे अगले दिन तक स्थगित न करे, परंतु विचारण आरोप पत्र प्रस्तुत किए जाने की तारीख से 2 महीने की अवधि के भीतर पूर्ण किया जाएगा। यानी कि इस एक्ट के तहत जो विचारण होगा मामले का, वह दिन प्रतिदिन होगा, डेली होगा और तब तक होगा जब तक कि जो गवाह हैं वह उनकी बयान पूर्ण रूप से नहीं लिया जाता है और कोर्ट लेखबद्ध नहीं कर देता है। लेकिन इसमें और दे रखा है कि आरोप प्रस्तुत किए जाने की तारीख से 2 महीने के अंदर ही इसको विचारण को पूरा किया जाना चाहिए। तो ये अवधि आप लोग याद रखिएगा, 2 महीना। आगे देख लेते हैं धारा 14A। धारा 14A 2015 संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। इसमें दे रखा है अपीलें, पढ़ लेते हैं। CRPC यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता में किसी बात के होते हुए भी विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय के किसी निर्णय, दंडादेश या आदेश की अपील हाई कोर्ट में की जाएगी। यानी कि अपील कहाँ होगी? जो दंड दिए रहेंगे विशेष न्यायालय या फिर अनन्य विशेष न्यायालय के निर्णय, दंडादेश और आदेश की अपील कहाँ होगी? तो हाई कोर्ट में होगी, उच्च न्यायालय में होगी। आगे देख लेते हैं। उपधारा 2, CRPC यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 378(3) में किसी बात के होते हुए भी जमानत स्वीकार या अस्वीकार करने के विशेष या अनन्य विशेष न्यायालय के आदेश के विरुद्ध हाई कोर्ट को अपील की जाएगी। यानी कि यहाँ पे भी हाई कोर्ट को अपील की जा सकती है यदि विशेष न्यायालय या फिर अनन्य विशेष न्यायालय जमानत स्वीकार या फिर अस्वीकार नहीं करते हैं तब। आगे पढ़ लेते हैं। उपधारा 3, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में कोई बात होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन दिए गए निर्णय, दंडादेश या आदेश के विरुद्ध अपील 90 दिन के अंदर की जाएगी। यानी कि जो दंडादेश, निर्णय या फिर आदेश विशेष न्यायालय या फिर अनन्य विशेष न्यायालय द्वारा दिया गया है, वह उसके आदेश के विरुद्ध 90 दिन के अंदर अपील की जाएगी। परंतु पर्याप्त कारणों पर कोर्ट यानी कि न्यायालय 90 दिन के बाद भी अपील पर विचार कर सकेगा, परंतु यह और कि 180 दिन के बाद किसी भी अपील पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि पहले तो इसकी अवधि दे रखी है 90 दिन के अंदर किया जाएगा अपील, लेकिन कोर्ट अगर पर्याप्त कारण है तो इस अवधि को बढ़ा भी सकता है। लेकिन एक और अवधि दे दिया है कि 180 दिन, यानी कि 180 दिन के बाद कोई भी अपील पर विचार नहीं किया जाएगा। आगे पढ़ लेते हैं। उपधारा 4, उपधारा 4 के अधीन प्रस्तुत की गई प्रत्येक अपील को ग्रहण करने की तारीख से 3 महीने की अवधि के भीतर निस्तारित किया जाएगा। यानी कि यह दिन दे रखा है कि 3 महीने की अवधि के अंदर जो भी अपील की गई है उसका निस्तारण कर दिया जाएगा। आगे पढ़ लेते हैं। धारा 15, विशेष लोक अभियोजक और अनन्य लोक अभियोजक, देख लेते हैं इसको। उपधारा 1, प्रत्येक विशेष न्यायालय के लिए राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा लोक अभियोजक विनिर्दिष्ट करेगी। जो अधिवक्ता 7 साल तक प्रैक्टिस कर चुका हो उसे विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करेगी। यानी कि जो राज्य सरकार को अथॉरिटी है, यहाँ पे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा लोक अभियोजक को नियुक्त करेगी और जो अधिवक्ता के रूप में 7 साल तक प्रैक्टिस कर चुका है उसको विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करेगी। उपधारा 2, प्रत्येक अनन्य विशिष्ट न्यायालय के लिए राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अनन्य लोक अभियोजक और जो 60 साल तक प्रैक्टिस कर चुका होगा उसे अनन्य विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करेगा। यानी कि यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है कि जो राज्य सरकार है वह अनन्य लोक अभियोजक नियुक्त करेगी और जो 60 साल तक प्रैक्टिस कर चुका होगा विधि व्यवसाय में
उसको अनन्य विशेष लोक अभियोजक नियुक्त कर सकेगी। आगे देख लेते हैं। अध्याय 4A 2015 संशोधन के द्वारा यह जोड़ा गया है। इसमें है पीड़ितों और गवाहों के अधिकार। अब पढ़ लेते हैं कौन कौन से अधिकार हैं पीड़ित और गवाहों के। धारा 15A में दिया है आहतों और गवाहों के अधिकार। पढ़ लेते हैं। किसी भी प्रकार के अभित्रास या दबाव, हिंसा की धमकियों से आहतों एवं उनके आश्रितों और गवाहों की सुरक्षा करना राज्य का कर्तव्य और जिम्मेदारी है। यानी कि SC/ST सदस्य को अभित्रास, दबाव या फिर हिंसा की धमकियों से सुरक्षा करना कर्तव्य है किसका? तो राज्य सरकार का। नेक्स्ट है यदि पीड़ित की आयु, लिंग, शैक्षणिक पिछड़ापन या गरीबी से संबंधित विषय है तो उससे निष्पक्षता, सम्मान और प्रतिष्ठा से व्यवहार किया जाएगा। नेक्स्ट, पीड़ित और उसके आश्रितों को जमानत का अधिकार होगा। विशेष लोक अभियोजक या राज्य सरकार को सभी कार्यवाहियों की सूचना पीड़ित को देनी होगी। नेक्स्ट है आहत या उसके आश्रित किन्हीं दस्तावेज या सामग्री के लिए गवाहों को प्रस्तुत कराने के लिए या उनकी परीक्षा कराने के लिए विशेष न्यायालय या अनन्य विशिष्ट न्यायालय के पास आवेदन कर सकता है। नेक्स्ट, आहत या उसके आश्रित को अभियुक्त की जमानत, उन्मोचन, निर्मुक्ति, पैरोल, दोष सिद्धि या दोष मुक्ति या दंडादेश की सभी कार्यवाहियों को सुनने का अधिकार होगा और उस पर लिखित बहस प्रस्तुत करने का भी अधिकार होगा। यानी कि सब क्लास 1 के में दिया गया था कि कोई भी व्यक्ति है जो SC/ST का सदस्य है उसकी अभित्रास, दबाव या फिर हिंसा की धमकियों से सुरक्षा करना राज्य का कर्तव्य होगा। दूसरे में दे रखा है आयु, लिंग, शैक्षणिक पिछड़ापन या फिर गरीबी से निष्पक्षता के रूप में उनसे व्यवहार किया जाएगा। तीसरे में दे रखा है कि उनका जो जमानत का अधिकार है वह सूचित किया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा। और अगला है कि कोई भी SC/ST का सदस्य जो पीड़ित है वह किसी दस्तावेज, सामग्री या फिर गवाह को प्रस्तुत कराने के लिए न्यायालय यानी कि विशेष न्यायालय या फिर अनन्य न्यायालय में आवेदन कर सकता है। और नेक्स्ट है जमानत, उन्मोचन, निर्मुक्ति, पैरोल, दोष सिद्धि, दोष मुक्ति या दंडादेश की सभी कार्यवाहियों को सुनने का अधिकार होगा किसको? आहत को या फिर आश्रित को, और उस पर लिखित बहस करने का भी अधिकार होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं CRPC में किसी बात के होते हुए भी विशेष कोर्ट या अनन्य विशेष कोर्ट पीड़ित, उसके आश्रित, सूचनाकर्ता या गवाह को निम्नलिखित प्रदान करेगा। देख लेते हैं क्या क्या प्रदान किया जा रहा है कोर्ट के द्वारा। न्याय की अंतिमता सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण संरक्षण। नेक्स्ट है अन्वेषण, जांच और विचारण के दौरान यात्रा और भरण पोषण के खर्च। यानी कि जो न्यायालय है वह पीड़ित या फिर उसके आश्रित या फिर सूचनाकर्ता या और गवाह को क्या प्रदान करेगा? तो न्याय की अंतिमता सुनिश्चित करने के लिए उनको पूरा संरक्षण देगा और अन्वेषण, जांच और विचारण के दौरान जो यात्रा में हुआ है खर्च उसको देगा। आगे देख लेते हैं। अन्वेषण, जांच या विचारण के दौरान सामाजिक आर्थिक पुनर्वास की व्यवस्था करेगा। डी में है पुनर्स्थापन, यानी कि पुनर्स्थापन की व्यवस्था करेगा। सब क्लास 7 में है राज्य किसी पीड़ित, उसके आश्रित, सूचनाकर्ता या गवाह को दी गई सुरक्षा को विशेष कोर्ट या अनन्य विशेष कोर्ट में सूचित करेगा और ऐसे कोर्ट उसका पुनर्विलोकन करेगा और आदेश पारित कर सकेगा। यानी कि जो भी सुरक्षा प्रदान कर रहा है राज्य सरकार, जैसे कि उसको न्याय की अंतिमता तक पूर्ण संरक्षण प्रदान कर रहा है और अन्वेषण, जांच और विचारण के दौरान यात्रा और भरण पोषण का खर्च दे रहा है, या फिर और भी कोई सामाजिक आर्थिक पुनर्वास की व्यवस्था कर रहा है और पुनर्स्थापन की व्यवस्था कर रहा है, तो ऐसा इन सब की रिपोर्ट देगा राज्य सरकार। कहाँ पे देगा? तो विशेष कोर्ट, अनन्य विशेष कोर्ट में देगा और वह कोर्ट क्या कर सकेगा? उसका पुनर्विलोकन कर सकेगा और आदेश पारित कर सकेगा उसके लिए। अगला है उपधारा 8 विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय लोक अभियोजक की प्रार्थना पर या स्व प्रेरणा से निम्न उपाय कर सकेगा। यानी कि ऊपर अभी राज्य का कर्तव्य था, अब विशेष न्यायालय और अनन्य विशेष न्यायालय का दे रखा है कि ये लोग क्या उपाय कर सकेंगे, कोर्ट क्या करेगा। अपने आदेशों, निर्णयों या सार्वजनिक अभिलेखों में गवाहों के नाम व पता छुपाना,
गवाहों के नाम व पता नहीं प्रकट करने के लिए निर्देश देना, आहत सूचनाकर्ता या गवाह की प्रताड़ना से संबंधित शिकायत पर तुरंत शिकायत करना और यदि आवश्यक हो तो उसी दिन संरक्षण का आदेश पारित करना। यानी कि जो विशेष न्यायालय या फिर अनन्य विशेष न्यायालय है, जैसी भी स्थिति हो, वह किसी व्यक्ति के अभियोजक की प्रार्थना पर या फिर स्वप्रेरणा से क्या उपाय कर सकेगा, तो अपने आदेशों, निर्णयों या सार्वजनिक अभिलेखों में गवाहों के नाम व पता छुपाने के लिए कह सकता है और गवाह के नाम को नहीं प्रकट करने के लिए निर्देश दे सकता है। और जो भी आहत हैं यानी कि पीड़ित हैं, सूचनाकर्ता हैं, गवाह की प्रताड़ना से संबंधित शिकायत पर क्या करेगा, तुरंत शिकायत करना और यदि आवश्यक हो तो उसी दिन उसको संरक्षण का आदेश पारित कर दिया जाएगा। यहाँ पे प्रोवाइजो है, पढ़ लेते हैं। परंतु ऐसी शिकायत का अन्वेषण और जांच का विचारण मुख्य वाद से अलग किया जाएगा और 2 महीने की अवधि के भीतर समाप्त किया जाएगा। यानी कि जो पहले से मामला चल रहा है उसमें यदि कोई लोक अभियोजक प्रार्थना करता है या फिर न्यायालय को लगता है कि ऐसा करना उचित है, तो वह क्या करेगा, गवाहों के नाम और पता छुपाने का आदेश देगा और उनको प्रकट नहीं करने का निर्देश देगा और उनको संरक्षण देगा शिकायत करने पर और क्या करेगा, उनको इस मामले में सुरक्षा प्रदान करेगा। और ऐसी जो शिकायत यहाँ पे की गई है उपधारा 8 में, इसका विचारण अलग से किया जाएगा और उसका टाइम ड्यूरेशन दे रखा है 2 महीना, यानी कि 2 महीने के अंदर उसकी शिकायत को दूर कर दिया जाएगा। परंतु यह और कि जहाँ शिकायत लोक सेवक के विरुद्ध किया गया है, वहाँ कोर्ट मुख्य प्रकरण से संबंधित पीड़ित सूचनाकर्ता या गवाह से लोक सेवक को हस्तक्षेप नहीं करने देगा। यानी कि उस मामले में जहाँ पे शिकायत लोक सेवक के विरुद्ध ही कर दिया गया है, वहाँ पे क्या करेगा कोर्ट, कि देखेगा कि जो भी लोक सेवक है उस मामले में यानी कि पीड़ित सूचनाकर्ता या गवाह के मामले में हस्तक्षेप न करने पाए। आगे पढ़ लेते हैं उपधारा 9। अन्वेषण अधिकारी या स्टेशन हाउस अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राप्त शिकायत को तुरंत लेखबद्ध करे और उसकी एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दे। आगे देख लेते हैं। इस सेशन में बस इतने तक रहने देते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आगे वीडियो में आगे के सेशन में अध्याय 5 देखेंगे जो कि धारा 16 से लेकर के 23 तक है। धन्यवाद।